नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश पर मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। क्या होता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? इसमें क्या होता है कि जो रीढ़ की जो हड्डियां होती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जो या फिर वर्टेब्रल कॉलम जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि अलग अलग वर्टेब्रीज रहती हैं और ये वर्टेब्रीज जो है वो एक जॉइंट के द्वारा जो है वो जुड़ी हुई रहती हैं। तो उस जॉइंट में इन्फ्लामेशन आने की वजह से, रिजिडनेस आने की वजह से काफी हम देखते हैं कि एक रिजिडनेस ने या फिर जो एक फिक्स जो हो जाती है वो जॉइंट्स इजीली मूवेबल नहीं हो पाते हैं। तो उसकी वजह से काफी ज्यादा जो पेन होता है, दर्द होता है, तो उसे हम सिंपल भाषा में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो कहते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है, किस कारण की वजह से होता है, उसका यहाँ से जो कॉज रहेगा बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया है। अगर ये कॉज समझ में आ गया आपको तो सारी बातें जो है वो यहीं पे आपको समझ में आ जाएगी। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। एंकाइलोजिंग क्या होता है? स्टिफनेस यानी कि या फिर और स्टिफनिंग या फिर स्टिफनेस हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, फ्रीली मूवेबल जिसे हम लोग नहीं कह सकते तो स्टिफनेस उससे कहा जाता है, या फिर स्टिफनिंग जिसे हम लोग कह सकते हैं। स्पॉन्डाइलो मतलब क्या होता है? वर्टेब्रा, जो वर्टेब्रल कॉलम रहते हैं उसके जो वर्टेब्रा रहते हैं उसे स्पॉन्डाइलो के नाम से यहाँ पे दर्शाया गया है। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन डिसीज दैट अफेक्ट द वर्टेब्रल जॉइंट मेक स्पाइन रियली स्टिफ, अफेक्ट द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक आईज एंड ब्लड वेसल्स। तो ऐसा एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज है जो कि काफी समय तक ये चलता है, जो वर्टेब्रल कॉलम के जो जॉइंट्स हैं उसमें स्टिफनेस ला लेता है, उसमें एक रिजिडनेस ला लेता है, ताकि वो इजीली फ्री मूवमेंट जो है वो नहीं कर पाते हैं। जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है वर्टेब्रल कॉलम की वो कम हो जाती है और इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो धीरे धीरे जैसे जब वर्स होता जाता है तो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करना शुरू कर देता है। जैसे कि हार्ट हो गया, जो ब्लड वेजल्स हो गए, उसको देखते हैं कि जो आंखें हो गई, उसको भी हम लोग आगे समझने वाले, तो उसको भी वो अफेक्ट करता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को दूसरा नाम भी दिया गया है बेट्रियो डिसीज भी। क्या है बेट्रियो डिसीज? ये एक पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ डिसीज है, मतलब एक ग्रुप ऑफ डिसीज है जिसका नाम दिया गया है सेरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलोआर्थोपैथीज। तो ये एक ग्रुप ऑफ डिसीज है, उस ग्रुप ऑफ डिसीज का एक हिस्सा है ये बैक्टीरियो डिसीज, जिससे हम लोग एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। अब स्पॉन्डाइलोआर्थोपैथीज का मतलब क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसीज दैट अफेक्ट द जॉइंट्स। ये ऐसा एक ऑटो इम्यून डिसीजेस है जो कि जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। तो ये ग्रुप है, उस कंप्लीट ग्रुप ऑफ बीमारियां जो है उसमें से एक बीमारी है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसे और दूसरा नाम मेडिकल टर्म दिया गया है बैक्टीरियो डिसीज। सेरोनेगेटिव का मतलब क्या है? रूमेटॉइड फैक्टर का जो एक एंटीबॉडी है इज नॉट फाउंड इन द ब्लड। जो रूमेटॉइड फैक्टर जो रहता है जिसे एक एंटीबॉडी माना जाता है, वो ब्लड के अंदर ना मिलना, उसे सेरोनेगेटिव जो है टर्म दिया गया है। देखो वर्टेब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ 33 बोन्स। अब कल के वीडियो में मैंने बताया था कि 24 वर्टेब्री, तो वर्टेब्री मैंने 24 बताया था। ओवरऑल 33 बोन्स रहती है बर्थ के टाइम पे, जो कि हम देखते हैं कि जो सैक्रम और कॉक्सिक्स जो है वो फ्यूज हो जाती हैं। सैक्रम जो है वो पेल्विस में के जो इलियक पार्ट रहता है उसके साथ मिलकर एक सैक्रो इलियक ज्वाइंट बना लेता है और एक फिक्स बोन जो है वो बन जाता है। और कॉक्सिक्स जो है वो चारों बोन जो है वो बर्थ के बाद वो फ्यूज होके एक हड्डी जो है वो बन जाती है। जब मैंने वर्टेब्रल कॉलम का जो आपको पेपर पे मैंने समझाया था तब मैंने इसका डिटेल जो है वो बताया था। तो कल के वीडियो मैंने कहा था कि 24 वर्टेब्री, तो जो फ्लेक्सिबल वर्टेब्री है, वर्टेब्रल कॉलम की जो वर्टेब्री है जो कि फ्रीली मूव हो सकती हैं, उसके बारे में मैंने कल बात किया था, ठीक है। तो 7 सर्वाइकल वर्टेब्रीज रहते हैं, 12 थोरैसिक वर्टेब्री रहती है जो चेस्ट पोर्शन पे, और 5 लंबर यानी कि कमर के साइड में, सैक्रम यानी कि जो हम हिप के साइड में हम देखते हैं वो, कॉक्सिक्स यानी नीचे सबसे जो एस के साइड में जो रहती है वहां पे वो 4 हड्डियां जो है वो फ्यूज होके बन जाती हैं, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। अब देखो यहाँ पे जो ये 2 वर्टेब्री है उसके बीच में 2 तरह के जॉइंट्स रहते हैं। एक तो यहाँ पे इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो रहती है उसको इंटरवर्टेब्रल जॉइंट बोलते हैं, और इस तरीके से 2 फैसेट्स रहते हैं, उसमें 2 ओपनिंग रहती हैं हर वर्टेब्रा की। एक ये बॉडी रहती है और ये उसके फैसेट्स रहते हैं। तो फैसेट जो आपस में ऊपर वाला नीचे वाला आपस में जुड़ते हैं उसे फैसेट जॉइंट्स कहते हैं। तो हर वर्टेब्रल के 2 फैसेट जॉइंट्स रहते हैं, एक इंटरवर्टेब्रल डिस्क के साथ जो जुड़ता है जो इंटरवर्टेब्रल जॉइंट रहता है। तो टोटल 3 जॉइंट रहते हैं, लेकिन इन 2 जॉइंट को फैसेट जॉइंट्स कहते हैं। तो इसे एक जॉइंट माना जाता है और जो इंटरवर्टेब्रल जॉइंट रहता है उसे दूसरा टाइप जो रहता है जॉइंट का माना जाता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट, इंटरवर्टेब्रल जॉइंट जो कि इंटरवर्टेब्रल डिस्क रहती है। अब ये डिस्क जो है जो कि दोनों के बीच में जो गद्दी रहती है ग्रीन कलर का जो मैंने हाईलाइट किया है वो बनी रहती है टाइप 1 और टाइप 2 कोलाजन के साथ, ठीक है।
अब देखो ये जो एक डिस्क है, मान लो ये सर्कल शेप में डिस्क बनाई हुई है मैंने, तो जो इसकी आउटर लेयर रहती है, जो बाहरी सर्कल रहता है, उसे कहा जाता है एनाइलस फाइब्रोसिस। अब ये क्यों बता रहा हूं, आगे समझाऊंगा कि इसके नाम क्यों बता रहा हूं। और अंदर का जो पोर्शन रहता है, जो न्यूक्लियस बना रहता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस, यानी कि एक जेली लाइक सब्सटेंस रहता है जो कि एक कुशनिंग जो है वो प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये दोनों का, एनाइलस फाइब्रोसिस और न्यूक्लियस पल्पोसिस का, जो जेली लाइक है, जो कि एक डिस्क बनता है, जो कि टाइप 1 टाइप 2 कोलेजन के साथ जो रहता है, इसका एक स्ट्रक्चर रहता है। क्या काम रहता है, इट्स फॉर्म्स द जॉइंट बिटवीन द ईच वर्टेब्रे, दोनों हर वर्टेब्रेज के बीच में जो एक जॉइंट रहता है वहां पे बनाने के लिए काम करता है। अलाउस फॉर स्लाइटली मूवमेंट, जो ये फ्लेक्सिबल मूवमेंट रहती है थोड़ी सी इस तरीके से, पूरा तो हम बॉडी को नहीं घुमा सकते हैं, तो ये जो मूवमेंट रहती है हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, स्लाइड मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये हेल्प करता है। शॉक एब्जॉर्बर है, गाड़ी चला रहे हैं झटका लगता है तो वो हड्डियां आपस में टकराने से ये जो गद्दियां है इसे कुशन प्रोवाइड करती हैं, शॉक एब्जॉर्बर का काम करती हैं। ईच वर्टेब्रा हैज अ जॉइंट कॉल्ड फैसेट जॉइंट। तो ये जो फैसेट जॉइंट्स हैं, जो ये इस तरह के जो मैंने आपको बताया कि जो फैसेट जॉइंट्स हैं, ठीक है, इसे ये साइनोवियल जॉइंट रहता है, मतलब इसके यहाँ पे क्या रहता है, साइनोवियल कैप्सूल रहता है, साइनोवियल फ्लूइड रहता है, ठीक है। When you stretch your back, capsule stretch to decreases the pressure in the joint space, cracking sound, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये फैसेट जॉइंट है, ठीक है, जब हम वर्टेब्रल कॉलम को इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं यहाँ से इस तरीके से, तो ठक ठक ऐसा कुछ क्रैकिंग का आवाज आते हैं, कट 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 इस तरीके से, ठक ठक आवाज आते हैं। होता क्या है, ये कैप्सूल के अंदर जैसे कि स्ट्रेचिंग आता है तो इसमें भी स्ट्रेचिंग आती है, तो इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है थोड़ी देर के लिए, और उसमें कुछ केमिकल चेंजेस की वजह से गैसेस फॉर्म होते हैं, और वो गैसेस फॉर्म जो होते हैं तो उसकी वजह से जो ये कहते हैं कि क्रैकिंग साउंड जो है वो ये देखने को मिलता है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटरवर्टेब्रल जॉइंट एंड द फैसेट जॉइंट। तो जो जॉइंट्स वर्टेब्रल कॉलम के बीच में रहते हैं, कौन से जॉइंट्स, एक तो इंटरवर्टेब्रल जॉइंट और एक फैसेट जॉइंट, इनका इन्फ्लेमेशन होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसे कहा जाता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सिंपल भाषा में। अब आ जाओ कॉजेस के ऊपर। एग्जैक्ट कॉज इज अनक्लियर, ठीक है, लेकिन इसे ऑटो इम्यून प्रोसेस एक मानी जाती है कि एक ऑटो इम्यून डिसीज किसे माना जाता है कि एक ऑटो इम्यून ऐसी एक प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिसीज ये कहलाया जाता है, ठीक है। कैसे होता है तो आगे समझेंगे। इम्यून सिस्टम अटैक्स ओन टिश्यूज टाइप 1 एंड टाइप 2 कोलेजन। देखो इम्यून सिस्टम में क्या होता है, कंसेप्ट समझा लेता हूँ। तीसरा एक कॉज है इसका, जेनेटिक भी है, ठीक है, जो कि HLA-B27 जो उसमें फॉर्म होता है। ऑटो इम्यून डिसीज में क्या होता है कि जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो हमारे ही सेल्स, जो हेल्दी सेल्स है उसमें उसको अटैक करने का काम करता है। बाय ये कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है, इसलिए इसे ऑटो इम्यून डिसीज कहा जाता है, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिसीज के ऊपर मैंने अलग से एक टॉपिक बनाया है, वो आप वीडियो चैनल विजिट करके जो है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो टाइप 1 टाइप 2 कोलेजन से बना हुआ है, तो ऑटो इम्यून डिसीज ये पोर्शन पे अफेक्ट करता है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो कंफ्यूजन है, जो ये कंफ्यूजन हो जाती है, वो क्रिएट करता है एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसे MHC कॉम्प्लेक्स जो कहा जाता है। ये क्लास 1 मॉलिक्यूल है, जो कि ग्रुप ऑफ सेल्स रहती है, उसके अंदर जो प्रोटीन्स रहते हैं उनके मिक्सचर से ये कॉम्प्लेक्स जो है वो तैयार होता है। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, एक मीडिएटर बन जाता है ऑटो इम्यून सिस्टम और सेल बॉडी के बीच में। ये क्या करता है कि ये ऑटो इम्यून सिस्टम को एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि भाई जो मटेरियल मैं आपको जो डायरेक्शन दे रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि भाई ये ऐसा करो, तो वो आप वैसा करना शुरू हो गए, कि आप मुझ पे भरोसा करने लग गए कि मैं जो बोलूंगा वो सही रहेगा। तो मैंने आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया, ऑटो इम्यून सिस्टम के ये MSC ने कंफ्यूजन क्रिएट कर लेता है कि ये जो हेल्दी सेल्स है ये एक फॉरेन मटेरियल है, इसको अटैक करो, तो वो कुछ सप्लाई करता है, एक बीच में एक सप्लाई चेन बन जाता है, एक मीडिएटर बन जाता है। तो इसी कंफ्यूजन में ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो हेल्दी सेल्स को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। और मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल विद एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हैव द जीन HLA-B27 व्हिच एनकोड्स विद अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ MSC क्लास 1 मॉलिक्यूल। मतलब जिस व्यक्ति में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अगर होता है तो उसमें HLA-B27 एक प्रकार का एंटीजन जो है वो देखने को मिलता है, एक जीन जो है वो देखने को मिलता है, जो कि ये बताता है कि MSC क्लास 1 मॉलिक्यूल कितने लेवल का है, या फिर MSC का जो क्लास है उसे आइडेंटिफाई करने में ये HLA-B27 जो है वो
हेल्प करता है। इसलिए ब्लड टेस्ट जब करवाते हैं किसी को एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस होता है तो HLA-B27 बहुत करवाया जाता है, आजकल ये बहुत ज्यादा चलता है। तो अब ये कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही उसे पता चलता है किसको, ऑटो इम्यून सिस्टम को, कि भाई ये हमें मिसगाइड कर रहा है, तो वो क्या करता है, जो टी लिम्फोसाइट्स यानी कि CD8 प्लस टी सेल, जिसे कि साइटोटॉक्सिक टी सेल कहा जाता है, यूज द टी सेल रिसेप्टर टू बाइंड विद द एंटीजन प्रेजेंटेड बाय द MSC क्लास 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसे थोड़ा डाउट होता है, तो CD8-4 जो रहती है वो क्या करती है, MSC क्लास 1 जो एंटीजन प्रोवाइड कर रहा है, जो रिसेप्टर प्रोवाइड कर रहा है, उसके साथ वो जुड़ता है। तो वो कंफ्यूजन जो रहती है ये क्लियर करने में ये सेल्स जो हैं वो ऑटो इम्यून सिस्टम को हेल्प करती हैं कि ये जो है ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, और ये खुद एक फॉरेन मटेरियल है, मतलब मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है ये खुद एक फॉरेन मटेरियल है, इसे तुरंत बाहर निकालो। तो इसमें क्या होता है कि ये जो दिस सेल इमीडिएटली टेक्स हेल्प फ्रॉम द साइटोकाइन्स टू सिग्नल द अदर इम्यून सेल्स, ये तुरंत एक्टिवेट हो जाती है जैसे इसे पता चलता है कि भाई ये हमें मिसगाइडेड कर रहा है और हमें हमारे ही जो सेल्स है, हेल्दी सेल्स है, उसे मारने में ये हेल्प कर रहा है। अब और कंफ्यूजन में क्या हो गया कि ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो गया, उसने हेल्दी सेल्स को अफेक्ट किया। अब क्या करता है, वो बचाव में और एक्टिव हो जाता है, और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, इसको जो मीडिएटर है उसको हटाने के लिए ये और सैनिक जो है वो बुला लेता है। यही सबसे बड़ा कारण बनता है इन्फ्लामेशन बढ़ने का, क्योंकि वो क्या करता है, वो इससे फाइट करती है, मतलब ऑटो इम्यून सिस्टम और जो हमारा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है ये क्या करती हैं, इससे लड़ती हैं, इससे हटाना चाहती हैं। इसकी वजह से टीम जो है बड़ी हो जाती है, लेकिन इसको हटाने की वजह से जो पोर्शन है, जो जॉइंट्स है, वहां पे इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है। देखिए आगे कैसे। दिस सेल इमीडिएटली टेक्स हेल्प फ्रॉम द साइटोकाइन्स, तो ये सेल्स क्या करती हैं, टी सेल्स में साइटोकाइन्स की मदद लेती हैं, क्योंकि वो सिग्नल करती हैं इम्यून सेल्स को न्यूट्रोफिल्स को रिलीज करने के लिए। ये न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, और साइटोकाइन्स को रिलीज करते हैं। कौन से साइटोकाइन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा यानी कि TNF अल्फा नाम का एक साइटोकाइन्स, और इंटरल्यूकिन 1 यानी कि IL-1, इस तरह के साइटोकाइन्स को और रिलीज करने का काम जो है वो न्यूट्रोफिल्स करते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि ये इन्फ्लामेशन हुई है, मतलब ये जॉइंट्स में जो इन्फ्लामेशन है उससे और वर्स कर देती हैं। ज्यादा आएंगे, ज्यादा लड़ेंगे, तो ज्यादा धूल मिट्टी, ज्यादा खून खराबा जो होगा, तनाव होगा उस एरिया में, तो उसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। वैसे ये सेल्स है उस एक पर्टिकुलर पोर्शन पे ज्यादा अटैक करेंगे, तो उस पार्ट को क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। वो इन्फ्लामेशन काफी ज्यादा, हद से ज्यादा जो है वो खराब हो जाएगा, जिसे वर्सनिंग ऑफ द इन्फ्लामेशन कहा जाता है। ओवर टाइम दिस इन्फ्लामेशन डिस्ट्रॉय द वर्टेब्रल जॉइंट्स, फैसेट जॉइंट एंड सैक्रोइलियक जॉइंट। अब ये इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, ये इन्फ्लामेशन ज्यादा समय तक रहेगा, तो ये तीनों जो जॉइंट्स हैं, यानी कि इंटरवर्टेब्रल जॉइंट, फैसेट जॉइंट और सैक्रोइलियक। इंटरवर्टेब्रल जॉइंट जो वर्टेब्रा के बीच में है, फैसेट जॉइंट जो फैसेट के बीच में है, और सैक्रोइलियक जॉइंट जो सैक्रम बोन जो है पेल्विस के जो इलियक पोर्शन के साथ मिलकर सैक्रोइलियक जॉइंट बनाती है। ये तीनों जॉइंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, खराब होना शुरू हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक सेल है कि फाइब्रोब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब निर्माण करने वाली। फाइब्रोब्लास्ट क्या करेगी, रिप्लेस करेंगे डिस्ट्रॉय जॉइंट को फाइब्रिन के साथ, वो अपना काम करेगी। जैसे उसे दिखेगा कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ सेल्स चेंजेस हो रही हैं, तो वो अपना काम शुरू कर देगी। वो क्या करेगी, फाइब्रोब्लास्ट क्या करेगी, डिस्ट्रॉय जॉइंट को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगी। लेयर्स एंड लेयर ऑफ फाइब्रिन फॉर्म्स अ फाइब्रस बैंड अराउंड द जॉइंट व्हिच लिमिट द रेंज ऑफ मोशन। लेयर पे लेयर फाइब्रिन बन जाएगी। अब फाइब्रिन क्या होता है कि वो थोड़ा सा स्टिकनेस कर देता है, थोड़ा सा रफ कर देता है वो सरफेस को, जिसकी वजह से जो मूवमेंट थी फ्लेक्सिबल, जो कि ये जेल लाइक सब्सटेंस और ये जो थी एनोलर फाइब्रोसिस, ये धीरे धीरे फाइब्रिन में जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और इसकी वजह से जो मोमेंट थी, हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी थी इस तरीके की, वो फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा रफनेस जो है वो, स्टिफनेस जो है महसूस होना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, ऑस्टियोब्लास्ट सेल एक्टिव हो जाएगी। तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल हमने पहले पढ़ा है कि ये न्यू सेल्स, न्यू बोन सेल फॉर्मेशन का काम करती है। तो ऑस्टियोब्लास्ट गेट एक्टिवेटेड, स्टार्ट द प्रोसेस कॉल्ड ओसिफिकेशन। तो ये फाइब्रस टिश्यू को कन्वर्ट कर देगी बोन्स में, ठीक है। तो ये मान लो हड्डी है ये वर्टेब्रा कॉलम की, तो यहाँ पे धीरे धीरे वो क्या हो गया, जॉइंट्स हो गया फाइब्रस में। तो ये क्या करेगी, ये फाइब्रोब्लास्ट ने क्या किया, इसको फाइब्रिन में कन्वर्ट किया। फाइब्रिन की को देख के वो क्या किया, ऑस्टियोब्लास्ट आ गया। ऑस्टियोब्लास्ट ने क्या किया, ये फाइब्रिन को हड्डी में कन्वर्ट कर लिया। तो अब क्या हो गया कि यहाँ पे जो जॉइंट था वो हो गया हड्डी में।
तो थोड़े से वो हड्डियां बन जाती है, ठीक है। इन द बिगिनिंग द स्मॉल बोन आउटरीच फॉर्म नियर द एजेस ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। तो ये जो आउटरीचेस है, शुरुआत में क्या होता है, स्मॉल आउटरीचेस बोन जो है, एजेस जो है वर्टेब्रल की, वहां पे ऐसी बोन्स बनना शुरू हो जाती हैं, जिससे सैंडेस्मोफाइट्स जो है वो कहा जाता है, सैंडेस्मोफाइट्स। दिस मेक्स द पार्ट ऑफ द स्पाइन इमोबाइल। तो कुछ हिस्सा जो रहता है वर्टेब्रल कॉलम में स्पाइन का, उसे इमोबाइल कर देती है, उसकी मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए ये कारण बन जाती है, और एक रिजिडनेस आने जो वर्टेब्रल कॉलम में है प्रोवाइड करना शुरू कर देती है, ठीक है। अदर पार्ट ऑफ द बॉडी कैन अफेक्ट टू, जैसे कि आईज, अगर ये इसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे फिर दूसरे ऑर्गन्स अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो पहले आंखों को पकड़ेगा तो उससे एंटीरियर यूवियाइटिस, मतलब फ्रंट का जो व्हाइट है वो रेडनेस होना शुरू हो जाएगा, यूवियाइटिस हो जाएगा। एओर्टिक वॉल जो रहती है, एओर्टिक वॉल रहती है, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाएगा, डैमेज भी हो सकता है, लीडिंग टू द एओर्टिक रेगुर्जिटेशन। और एंथेसाइटिस अगर होती है, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन्स ऑफ द एंकल पोर्शन जैसे हम लोग एडी जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वहां पे जो टेंडन्स रहते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन। टेंडन्स क्या होते हैं, ये एक से कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं जो कि मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ने का काम करते हैं। तो कॉज समझ में आ गया अगर आपको कि ऑटोइम्यून डिसीज को, ऑटोइम्यून सिस्टम को एक कंफ्यूजन प्रोवाइड करती है मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। जैसे ही उससे पता चलता है कि ये हमें कंफ्यूज करता है, ये और फोर्स को बुलाता है और डिफेंस मैकेनिज्म को बुलाता है, जैसे कि टी लिम्फोसाइट्स हो गए, CD4 टी सेल्स, इनको बुलाता है इसको हकालने के लिए। ये आते हैं, लड़ते हैं, ज्यादा उसको हकालते, इसकी वजह से इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है। इन्फ्लामेशन बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, वो इंटरल्यूकिन, साइटोकाइन्स वगैरह ये है जो इन्फ्लामेशन को और वर्स कर देते हैं, ठीक है। ये वर्स कर देंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो जॉइंट्स रहेंगे, अभी इसमें जॉइंट्स का कोई रोल नहीं था, पर ये इनका लफड़े की वजह से जॉइंट्स का जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा इन्फ्लामेशन होने की वजह से। तो उसके में फाइब्रोब्लास्ट क्या करेगा, जो डिस्ट्रॉय जॉइंट रहेगा फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, फिर ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेगा, फाइब्रिन को बोन में कन्वर्ट करेगा, जिसकी वजह से जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है हड्डी का, वर्टेब्री का, उसमें क्या होगा कि थोड़ी सी और हड्डियां जो है वो, बड़ी हुई हड्डियां वहां पे निर्माण होना शुरू हो जाएंगी, एक्स्ट्रा हड्डियां बनना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से वर्टेब्रल कॉलम की जो मूवमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और फिर क्या हो जाएगा कि जो पहले हमने सीखा कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डिसीज दैट अफेक्ट द वर्टेब्रल जॉइंट, वर्टेब्रल जॉइंट को लंबे समय के तक अगर इन्फ्लेमेशन के या कुछ सूजन की वजह से अगर कुछ अफेक्ट होता है, उसकी वजह से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है इसकी। और उसके बाद जैसे जैसे ये बढ़ जाती है तो फिर आंखों को भी अफेक्ट करती है, एओर्टिक वॉल को भी अफेक्ट करती है, और फिर जो टेंडन्स वगैरह में इन्फ्लेमेशन भी लाती है। तो ये एक सिंपल उसका कंसेप्ट है। आई होप कि मैंने जो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि कैसे होता है। अब देखो सिम्टम्स क्या होगा, वेट लॉस होता है, इसमें फीवर होता है, बुखार होता है, फटीग, थकान होती है। अगर ये सैक्रोइलियक जॉइंट को अफेक्ट करता है, मतलब ये हिप लेवल पे अगर सैक्रोइलियक जॉइंट को अगर इसने अफेक्ट कर लिया तो बटॉक्स में पेन होगा। जो बटॉक्स रहते हैं, जहाँ बटॉक्स इंजेक्शन लगाए जाते हैं बच्चों को, वहां पे पेन होगा। सर्वाइकल थोरैसिक रीजन, तो ये सर्वाइकल थोरैसिक रीजन पे अगर ये अफेक्ट हुआ, अगर ये पोर्शन पे अफेक्ट हुआ तो नेक पेन होगा, बैक पेन होगा, और स्टिफनेस, थोड़ी सी रफनेस जो है वो हो जाएगी। क्योंकि बिकॉज द रिब्स एंड वर्टेब्रा आर इन्वॉल्व इन इट, द स्टिफनेस कॉज शॉर्टनिंग ऑफ द ब्रीड। अब वर्टेब्रल कॉलम में ये जो रहती हैं वो थोरैसिक कैविटी भी रहती है, मतलब वर्टेब्रल भी रहती हैं, और रिब्स भी इन्वॉल्व रहती हैं। रिब्स का पोर्शन उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है ना, जब हम थोरैसिक कैविटी और वर्टेब्रल हमने समझा था। तो अगर वो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो वो स्ट्रेचिंग करने में लंग्स को हेल्प नहीं कर पाएगा, और वो हेल्प नहीं कर पाएगा तो आप लंबी सांस जो है वो ले नहीं पाएंगे। तो ये भी एक उसका सिम्टम है। डायग्नोसिस क्या करेगा, एमआरआई करवाएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो करवाएगा। इससे क्या होगा, क्यों करवाएगा कि जो ये देखने के लिए कि जो जॉइंट स्पेस है वो कितना इरोजन हुआ है और कितना नैरो हुआ है। जो जॉइंट की जो स्पेस है उसमें नैरोनेस कितना है, मतलब कितना छोटा हो गया है वो देखने के लिए, और कितना रफ हो गया है, कुछ इरोजन हो गया, कुछ वहां पे खराब हो गया है, तो वो देखने के लिए एमआरआई करवाया जाएगा अर्ली स्टेज के लिए। अगर लेटर ऑन काफी समय हो गया है इसको, तो क्या देखने के लिए, जॉइंट फ्यूजन, मतलब ये इस तरीके के जो जॉइंट्स है, मतलब सैंडेस्मोफाइट्स, ये बोलने में मुझे गड़बड़ हो रही है, ठीक है। सैंडेस्मोफाइट्स जो है अगर बनना शुरू हो गए हैं तो वो देखने के लिए लेटर ऑन बाद में जो है वो एमआरआई करवाया जाता है। एक्सरे और सिटी स्कैन, तो एक्सरे और कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो है वो करवाया जाता है, ये देखने के लिए कि बॉम्बू स्पाइन तो नहीं हुआ। बॉम्बू स्पाइन मतलब आगे समझेंगे, कॉज्ड बाय द ओसिफिकेशन ऑफ द
एनाइलस फाइब्रोसिस गिविंग एंड हॉलो अपीयरेंस। ये जो एनाइलस है, ये जो पोर्शन है, इसका ओसिफिकेशन हो जाता है, ये हड्डी में धीरे धीरे जो है वो कन्वर्ट फिक्स पोर्शन में वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक फिक्स पोर्शन दिखता है और बीच में जो है वो एक हॉलोनेस दिखती है, जिसकी वजह से उसे कहा जाता है बम्बू स्पाइन। बम्बू स्पाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सरे का, सीटी स्कैन का इस्तेमाल किया जाता है। जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है HLA-B27 देखने के लिए, ये देखने के लिए कि ये कितना उसका लेवल जो है वो इस शरीर में है। तो ये ज्यादातर जो है वो HLA-B27 करवाया जाता है। आजकल बहुत जो है वो चल रहा है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रीढ़ की हड्डी की बीमारी, ये बहुत जो है वो टेस्टिंग जो है वो आजकल करवाई जाती है। ट्रीटमेंट क्या है? अगर मान लीजिए कि अगर इन्फ्लामेशन और पेन है, सूजन है और दर्द है, तो उसके लिए क्या देगा, NSAID दिए जाएंगे, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दिए जाएंगे, ज्यादातर आइबुप्रोफेन जो है वो दिया जाता है। तो ये जस्ट मैं बता रहा हूँ, पर आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद दवाइयाँ लें। एक्सरसाइज भी रिकमेंड की जाती है, फिजिकल थेरेपी जो है वो रिकमेंड की जाती है। अगर सीवियर केसेस ज्यादा बढ़ गया है तो DMA RDA दिए जाते हैं, मतलब डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटॉइड ड्रग्स। ऐसा डिसीज जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटॉइड आर्थराइटिस ड्रग्स जो है वो दिए जाते हैं। ये भी एक कैटेगरी है, जैसे कि NSAID एक कैटेगरी है, DMARDs कैटेगरी है, और ये बायोलॉजिकल्स दिए जाते हैं। बायोलॉजिकल्स क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं एक्शन ऑफ साइटोकाइंस। देखो ये दोनों जो हैं यही रिस्पॉन्सिबल हैं, ये दो, जो कि इन्फ्लामेशन को काफी हद तक बढ़ा देते हैं, जो कि ये एक प्रकार के साइटोकाइंस हैं। इनका कुछ तो नहीं, इन्हें जैसे मैसेज मिला कि भाई आपको एक्टिवेट होना है तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे, ये अपना काम शुरू करेंगे। लेकिन इनकी वजह से इन्फ्लामेशन काफी ज्यादा जो है वो बढ़ जाती है और बढ़ गई है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन अल्फा को ब्लॉक करने के लिए कुछ साइटोकाइंस जो है वो साइटोकाइंस को ब्लॉक करने के लिए बायोलॉजिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सर्जरी, रिपेयर द डैमेज हिप एंड नी जॉइंट। तो हिप में अगर इशू हुआ है और नी में अगर इसका इशू हुआ है तो सर्जरी जो है वो एक क्लास जो है इसका माना जाता है। और लेकिन जो स्पाइनल सर्जरी है, स्पाइनल सर्जरी स्ट्रिक्टली कंसिडर रिस्की एंड रेयरली परफॉर्म। तो स्पाइनल सर्जरी बहुत ही रिस्की मानी जाती है और बहुत ही रेयर तरीके से इसे परफॉर्मेंस में लाया जाता है और उसके ऑप्शन में माना जाता है। तो आई होप कि मैंने काफी सिंपल तरीके से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में आपको काफी अच्छी जानकारी सिंपल वे से समझाई। आज का टॉपिक यही तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।